मेरा नाम चेतना है और उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि इंसान जिंदा होते हुए भी कितना बेजान हो सकता है। 50,000, पूरे 50,000, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। चाची की आवाज में कोई भाव नहीं था, बस सौदे की सख्ती थी। महंगाई का जमाना है बहन, उसे मैंने पाला है, बड़ा किया है। ये कोई मुफ्त का सौदा नहीं है। हर शब्द कमरे में ऐसे गिर रहा था जैसे कोई कील ठोकी जा रही हो, सीधे मेरे वजूद में। फिर वो आगे झुकी, जैसे आखिरी वार करने जा रही हूँ। तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी में है और मेरी ये भतीजी घर के कामकाज में बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारे घर का सारा बोझ उठा लेगी। इसलिए नकद रकम चाहिए, वरना रिश्ता कहीं और तय कर दूंगी। हुक्के का हल्का सा कश लेते हुए उन्होंने सामने बैठी औरत को देखा, फिर अचानक मेरी तरफ, और आंखों के इशारे से अंदर जाने का हुक्म मिला। मैं दरवाजे की साइड में खड़ी कांप रही थी। ये मेरी शादी की बात नहीं थी, ये मेरे सौदे की कीमत तय हो रही थी। चाची की आवाज में एक अजीब सी राजदारी थी, ऐसी जो इंसान को अंदर से काट देती है। सामने बैठी औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि परख रही हो या तोल रही हो। फिर पर्स खोला और नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर पटक दी। ठीक है, पैसे ले लो, उसने सपाट लहजे में कहा। लेकिन याद रखना, अगर इस लड़की ने मेरे घर जाकर जरा भी जुबान चलाई या काम में चोरी की, तो उसी वक्त मैं इसे वापस भेज दूंगी और अपने पैसे ब्याज समेत वसूल कर लूंगी। मैं वहीं पर खड़ी हुई थी, कमरे में रखी बेजान कुर्सियों और मेज की तरह, जैसे एक बेजान चीज हो जिसकी कीमत लग चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, पर बदकिस्मती तो मेरा पीछा जन्म के पहले दिन से ही कर रही थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चल बसी थी। बाप ने मुझे सीने से लगाया और मेरी परवरिश शुरू कर दी, पर शायद कुदरत को ये भी मंजूर नहीं था। मैं मुश्किल से 8 साल की थी जब मेरा बाप भी मेरा हाथ छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पापा के अंतिम संस्कार के बाद मुझे चाचा के घर पर लाया गया था। चाचा खामोश रहने वाले इंसान थे, पर चाची की जुबान कैंची की तरह चलती थी। अरे चेतना, इधर आओ, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम हमारे टुकड़ों पर ही पलोगी। अगर पेट भर के रोटी खानी है तो इस घर का काम करना होगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की इजाजत मैं अपने सगे बच्चों को भी नहीं देती हूँ, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। चाची ने मेरी छोटी सी कलाई को मरोड़ते हुए मुझे किचन की तरफ धकेल दिया था। इस छोटी उम्र में मेरे हाथों में खिलौने की जगह झाड़ू और बर्तन पकड़ा दिए थे। मैं सुबह सवेरे उठती, पूरे घर की सफाई करती, बर्तन धोती। मैं नन्ही सी जान जैसे तैसे करके सब काम करती। फिर चाची जी बच्चों के कपड़े भी वो मुझसे ही धुलवाती। बदले में मुझे बचा हुआ खाना मिलता। दिन गुजरते गए और मैं 15 साल की हो गई थी। इन सालों में मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने, कभी खुशी नहीं देखी। चाची अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे दे देती थी और मैं उसी में ही शुक्र कर लेती। चाचा कभी कभी मेरे सर पर हाथ रख देते तो मुझे लगता कि शायद दुनिया में अभी भी रहम बाकी है, पर चाची की नज़र हमेशा मुझ पर चाकू की तरह चुभ जाती थी। एक शाम में बैठक में बर्तन धो रही थी कि चाची एक औरत के साथ अंदर दाखिल हुई। ये वही औरत थी जिसके साथ बाद में मेरा सौदा किया गया था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से घूर कर देख रही थी, जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अरे भाई, लड़की तो सेहतमंद लगती है, पर कामकाज ठीक कर लेती है ना? उस औरत ने सख्त लहजे में पूछा। इस पर चाची ने फौरन से मस्का लगाया। अरे हाँ हाँ बहन, तुम देख नहीं रही हो कैसे चमक रहे हैं बर्तन? मशीन की तरह काम करती है। और तुम्हारे बेटे को भी तो ऐसे ही पत्नी चाहिए। वो तो खुद अधेड़ उम्र का है और सरकारी नौकरी करता है। उसको तो बस घर संभालने वाली चाहिए, और ये चेतना इस काम के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। मैंने सर झुका लिया था। मुझे पता चल गया था कि मेरी किस्मत का फैसला हो गया है। वो आदमी जिससे मेरी शादी तय की जा रही थी, उम्र में मुझसे दुगना बड़ा था, तलाकशुदा भी था और पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी। पर मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं थी। मैं तो एक बोझ थी जिसको चाची जल्द से जल्द अपने सर से उतारना चाहती थी, और वो भी अपना फायदा उठाकर। शादी का दिन भी किसी दुख से कम नहीं था। न कोई ढोल, न कोई शहनाई, बस सादगी से मंदिर में ले जाकर शादी कर दी गई। चाची ने मुझे लाल कपड़ों की जगह अपने बेटे का एक पुराना सा सूट पहना दिया, जिस पर गोट के किनारे भी काली पड़ गई थी। और विदाई के वक्त चाची ने मुझे गले लगाने की जगह कान में हल्की आवाज में कहा कि खबरदार, जो वहां जाकर मेरी शिकायत करी तो
जुबान बंद रखना और बस काम करना। अगर वापस आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? फिर जैसे तैसे मैं ससुराल पहुंची तो वहां का मंजर भी कुछ अलग नहीं था। सास का नाम रूपाली था और वो पूरे मोहल्ले में अपनी तेज जुबान के लिए मशहूर थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सास ने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा। खाली हाथ मुंह उठा के आई है? तेरी चाची ने तो कहा था कि कुछ बर्तन और कपड़े साथ देंगे, ये खाली हाथ हिलाकर आ गई है। मैंने डरते डरते जवाब दिया कि माँ जी, चाची ने कहा था कि उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, दहेज के नाम के। ये सुनते ही सास ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा सर चकरा गया था और मैं दीवार के साथ जाकर लग गई। झूठी मक्कार, मुझसे जुबान चलाती है तू? मेरे आगे अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पैसे तो तेरे इस मनहूस वजूद को यहाँ पर लाने के लिए दिए थे। अब तू मुझे हिसाब सिखाएगी? चल जा, यहाँ से दफा हो जा और जाकर किचन में बर्तन धो। मेरे बेटे के आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए। आज मेरी सुहागरात थी। दुल्हन बनने की जगह मैं नौकरानी बनकर किचन में बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी। फिर रात गए। जब मेरा पति, जिसका नाम नीरज था, वो घर आया तो मैं डर की वजह से कोने में छुप गई थी। नीरज एक खामोश और संजीदा व्यवहार का आदमी था। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में वो दरिंदगी नहीं थी जो मैंने चाची और सास की आंखों में देखी थी। वो मेरे पास आया और नरमी से बोला कि डर क्यों रही हो? मैं कोई जानवर तो नहीं हूँ। उठो, चलो खाना खा लो। मैंने सर को नामे हिलाया। मैंने खा लिया है। उसने मेरी सूजी हुई आंखें और गाल पर उंगलियों के निशान देख लिए थे। उसने आह भरी और पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरी माँ सख्त व्यवहार की है, मैं जानता हूँ, पर तुम फिक्र नहीं करो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो। मेरी पहली पत्नी भी माँ की सख्ती की वजह से ही मुझे छोड़कर गई थी, पर तुम तो बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा, नौकरानी का नहीं। नीरज की ये कुछ बातें मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। सालों बाद किसी ने मुझसे इंसानों के जैसा सलूक किया था। उस रात मैंने सुख का सांस लिया कि शायद अब मेरी जिंदगी कुछ बदल जाएगी, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सास का व्यवहार मेरे साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। सुबह सवेरे उठकर मुझे भैंसों को चारा डालना होता, गोबर उठाना होता और फिर घर का सारा काम करती। सारा दिन चारपाई पर सास बैठी हुक्का पीती और मेरे ऊपर हुक्म चलाती। अरे चेतना, पानी लाकर दे मुझे। और मेरे पैर दबा। चेतना, रोटी तूने कच्ची बनाई है, ठीक से क्यों नहीं बनाई? जरा सी गलती पर वो मेरे बालों से पकड़कर घसीटती थी। नीरज जब शाम को ऑफिस से घर वापस आता तो वो उसको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। देख नीरज, ये लड़की सारा दिन कुछ भी नहीं करती है, बस पड़ी रहती है। आज उसने सब्जी भी जला दी थी। मैं तो कहती हूँ कि इसको सीधा कर, पर नीरज सब समझता था। वो खामोशी से खाना खाता और फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाता। आज माँ ने फिर से मारा है ना तुम्हें? पर मैं खामोश रहती और अपनी कमीज के आस्तीन को ऊपर करके नीले निशान दिखा देती। वो अफसोस से मेरा हाथ पकड़ लेता। मैं क्या करूं चेतना, वो मेरी माँ है। मैं इन पर हाथ तो नहीं उठा सकता, पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। 2 साल ऐसे ही गुजर गए थे। औलाद की कोई उम्मीद नहीं हुई थी। ये बात सास के लिए एक नया हथियार बन गई थी। अब वो मुझे बांझ और मनहूस के नाम पर पुकारने लगी थी। एक दोपहर जब मैं कपड़े धो रही थी, तब सास मेरे पास आई और मेरे गीले हाथों पर लकड़ी का डंडा मारने लगी। मैं दर्द से चीख उठी थी। मुझे मत मारो। क्यों चीख रही है? 2 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए तुझे। एक वारिस तक नहीं दे सकी, बांझ कहीं की। तेरी चाची ने सही कहा था कि तू मनहूस है, मेरे बेटे की नस्ल खत्म करने के लिए आई है। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो ऊपर वाले की देन है। मैंने रोते हुए कहा। अगर तेरे बस में नहीं है तो चल निकल यहाँ से। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। एक जवान और सेहतमंद लड़की लेकर आऊंगी जो मुझे पोता दे सकेगी। तू तो बस एक बोझ है। उस शाम जब नीरज घर पर आया तो माहौल बहुत तनाव भरा था। सास ने नीरज के सामने शर्त रख दी, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या फिर मुझे पोता चाहिए। नीरज अगर ये औलाद नहीं दे सकती तो इसको तलाक दे दे। नीरज ने अपना सर पकड़ लिया था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़े हुए आंसू बहा रही थी। वो उठा और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, आप जानती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था? कमी मुझ में है, चेतना में नहीं। ये बेचारी तो वैसे ही बदनाम हो रही है। अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूंगा तो भी औलाद नहीं होगी। सास ये सुनकर आग बबूला हो गई थी।
खबरदार जो अपने आप को कसूरवार ठहराया तो। ये डॉक्टर ही झूठ बोलते हैं, इनको अकल ही नहीं है। ये कल की आई हुई लड़की ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है कि तू अपनी माँ को झूठ कह रहा है। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसमें चेतना का कोई भी कसूर नहीं है। मैं इसको घर से नहीं निकालूंगा। ये मेरी पत्नी है और मरते दम तक मेरी ही पत्नी रहेगी। आपको इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। नीरज की आवाज में ऐसी फैसले भरी ताकत थी जिसको देखकर सास पहली बार खामोश हो गई थी। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। नीरज मेरे पास आया और मेरे आंसू साफ करे। रोया मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। मुझे नीरज की इन बातों पर यकीन था और वो सच में मेरे लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उसके होने से सास का जुल्म कुछ कम तो नहीं हुआ, पर मुझे सहने की ताकत जरूर मिल गई थी। मुझे लगता था कि जब तक ये दीवार मेरे साथ खड़ी हुई है, कोई भी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मुझे क्या पता था कि जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली तबाही तो अभी रास्ते में थी। अगले कुछ महीने इसी हालत में गुजर गए। सास ने मुझे मारना पीटना तो कम नहीं किया, पर नीरज की मौजूदगी में थोड़ी बहुत आस हो जाती थी। वो नीरज के ऑफिस जाते ही अपना असली रूप दिखाती और उसके आने से पहले बिल्कुल ही मजलूम बन जाती। एक दिन नीरज ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने नाश्ता किया और उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वो दरवाजे तक गया और फिर पलटकर मेरे पास आ गया। चेतना, अपना ख्याल रखना। आज दिल कुछ घबरा सा रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैंने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसी बातें मत करिए। ऊपर वाला आपकी उम्र लंबी करे। आपके सिवा मेरा कौन है भला इस दुनिया में। वो कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। बस यही सोचकर तो डर लगता है मुझे। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और चला गया। मैं दरवाजे पर खड़ी हुई उसको जाते हुए देखती रही थी। मुझे क्या खबर थी कि मैं उसको आखिरी बार देख रही हूँ। क्या पता था कि आज शाम जब सूरज डूबेगा तो उसके साथ मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी डूब जाएगा। और दोपहर के वक्त में किचन में रोटियां बना रही थी कि अचानक से गली में शोर मच गया। लोगों की आवाज आ रही थी। नीरज का घर कौन सा है? अरे बहुत बुरा हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था तो बेलन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैं नंगे पांव बाहर की तरफ भागी। सास पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मेरी सास से बोला, मौसी हिम्मत करिए, तुम्हारा बेटा नीरज, उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मेरे कानों में ये शब्द गूंजने की जगह एक सन्नाटे में बदल गए थे। सास की दिल दहला देने वाली चीख ने आसमान सर पर उठा लिया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो मजबूत दीवार जो मेरे और उस जालिम दुनिया के बीच खड़ी हुई थी, वो आज अचानक से गिर गई। मैं जमीन पर गिर गई थी, पर मुझे होश था। मुझे सब सुनाई दे रहा था। सास रोते हुए मेरी तरफ आई। खा गई तू मेरे बेटे को? ये मनहूस खा गई मेरे बेटे को। सुबह सही सलामत गया था, बिल्कुल ठीक हट्टा कट्टा। मेरा शेर, इसकी नहूसत ने उसको निगल लिया है। चल निकल यहाँ से, मेरे घर से अभी के अभी। मोहल्ले की औरतों ने सास को पकड़ लिया और मुझे बचाया। मैं पत्थर की बनी हुई बैठी रही। मेरे आंसू सूख गए थे। नीरज के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पर अब वो खुद ही जिंदा नहीं था। अब मेरा क्या होगा? ये सवाल मेरे सामने एक भयानक हकीकत की तरह खड़ा हुआ था। नीरज के अंतिम संस्कार के साथ ही मेरी दुनिया भी अब खत्म ही हो गई थी। घर में शोक छा गया, पर मेरी सास की बातें पूरे मोहल्ले का दिल दहला रही थी। वो बार बार अपने सीने पर हाथ मारती हुई मेरी तरफ इशारा करके लोगों को बताती कि देख लो इस कलमुही को, मेरे हंसते बसते घर को ये खा गई है। अभी कल ही तो मेरा बेटा इसके लिए कमाई करने के लिए गया था। ये मनहूस इसके सर पर सवार थी, तभी तो वो मुझे छोड़कर चला गया। औरतें उसको दिलासा देती और पानी का गिलास लेकर आती, पर मेरी सास की आंखों में आंसू कम और मेरे लिए नफरत ज्यादा थी। मैं कोने में सफेद चादर में लिपटी हुई पत्थर की बनी हुई बैठी थी। मेरी आंखों में आंसू जारी थे, पर हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो मुझे हर तकलीफ से बचाता था, अब वो इस दुनिया से जा चुका था। मौत के तीसरे दिन नीरज के ऑफिस से कुछ लोग या उसके पुराने साथी थे जो ऑफिस से कार्यवाही के लिए आए थे। उनमें से एक साहब ने एक फाइल निकाली और बोले कि माँ जी,
नीरज बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी अचानक से मौत का हम सबको बहुत ज्यादा दुख है। ये कुछ कागजात हैं, इसकी इंश्योरेंस और पेंशन, ये कानूनी तौर पर उसकी पत्नी यानी कि भाभी का हक है। ये सुनते ही सास के कान खड़े हो गए थे। वो जो अभी तक बेसुध होकर अपनी हालत खराब किए हुए बैठी थी, एकदम से सीधी होकर बैठ गई। कैसी पेंशन और कैसा हक बेटा? ये लड़की तो अनपढ़ जाहिल गवार है। इसको क्या पता नीरज मेरा बेटा था और इस घर की बड़ी मैं ही हूँ। तो तुम ये कागजात और पैसे मुझे दे दो, मैं खुद संभाल लूंगी। उन सब ने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सर झुकाए हुए बैठी थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपनी सास के सामने बोल पाती। पर माँ जी, कानून के मुताबिक पत्नी के सिग्नेचर जरूरी हैं। उस आदमी ने नरमी से समझाने की कोशिश करी तो सास फौरन से मेरी तरफ बढ़ी और दांत पीसते हुए बोली कि चेतना इधर आ। कागजात पर अंगूठा लगा और खबरदार जो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी करी तो। मैंने कांपते हुए हाथों से अंगूठा लगा दिया। वो सब अफसोस भरी नजरों से मुझे देखते रहे और फिर एक लिफाफा सास के हाथ में पकड़ा दिया और वो चले गए। जैसे ही वो लोग गए, सास ने वो कागजात अपने कब्जे में ले लिए। ये पैसे मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई है। मैं तेरे हाथों में दूंगी तो तू अपने मायके में लुटा देगी। आज के बाद पेंशन का जो भी पैसा आएगा वो मैं वसूल करूंगी। तुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिलेगी, और वो भी तब अगर तमीज से रही तो। मैं खामोश रही थी। मेरे पति की मौत ने मुझे बेजुबान करके रख दिया था और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नीरज की पेंशन लग गई थी और हर महीने अच्छी खासी रकम आती थी, पर मुझे उसमें से एक ढेला भी नसीब नहीं होता। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सास का व्यवहार पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया। अब तो घर का कामकाज करने के बावजूद मुझे पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। एक रात में भूख से निहाल थी और किचन में जाकर बची हुई रोटी तलाश कर रही थी। अचानक से सास वहां पर आ गई। अच्छा, अब चोरी पर भी उतर आई है? मैंने मना किया था ना कि मेरे पूछे बिना खाने को तू हाथ भी नहीं लगाना। माँ जी, कल रात से भूख लगी हुई है। काम कर करके टांगे जवाब दे गई। मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ खाने को दे, मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। सास ने मेरे हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया और कहा कि ये कुत्तों को डाल दूंगी, पर मैं तुझे नहीं दूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है ना तुझे? सारा दिन अपनी मनहूस शक्ल लेकर इधर से उधर फिरती रहती है। जा यहाँ से दफा हो मेरी नजरों से। मुझे उस रात भूखे पेट सोना पड़ा था। नीरज की याद मुझे तड़पाती रही। वो होता तो कभी भी मुझे भूखा नहीं सोने देता। मैं ऊपर वाले से शिकायत करती रही, या तो तू मुझे हिम्मत दे दे या फिर मुझे भी अपने पास ही बुला ले। कुछ महीने और गुजर गए। एक दिन घर में एक नई हलचल सी मची हुई थी। सास बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उसने पूरे घर में पेंट करवाने का इरादा कर लिया था। मुझे बुलाया और हुक्म दिया कि सुन चेतना, मेरा छोटा बेटा शांतनु अमेरिका से वापस आ रहा है। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। अब वो यहीं पर रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तेरी मनहूस शक्ल की वजह से उसकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल आ जाए। शांतनु नीरज का छोटा भाई था जो पिछले 5 साल से बाहर पढ़ रहा था। मैंने अपनी शादी के वक्त उसकी एक झलक देखी थी। वो नीरज से बिल्कुल अलग था। मैंने सर हिला दिया कि जी माँ जी, मैं ख्याल रखूंगी। सास ने मुझसे उंगली नचाकर कहा कि ख्याल क्या रखेगी, उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शांतनु की शादी की बात चला रही हूँ। एक बहुत ही बड़े घराने की लड़की है। वो लोग अगले हफ्ते शांतनु को देखने के लिए आ रहे हैं। घर बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। अगर कहीं पर भी जरा सी धूल मिट्टी दिखी तो तेरी खैर नहीं है। मैंने दिन रात एक एक करके पूरा घर साफ किया, कालीन धोए, पर्दे बदले और फर्नीचर चमका दिया। शांतनु के आने से एक दिन पहले सास ने मुझे बुलाया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। चेतना, कल को शांतनु आ जाएगा। मैंने सोचा है कि इस घर में अब खुशियां आएंगी, शहनाई बजेगी, नई दुल्हन आएगी और तेरी मौजूदगी खुशियों को ना खा जाए। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रही थी। माँ जी, मैं समझी नहीं हूँ। सास ने नफरत से मुंह फेर लिया। सीधी सी बात है कि मैं नहीं चाहती कि जवान विधवा इस घर में रहे। लोगों की बातें और तेरी नहुसत मेरे दूसरे बेटे का घर भी बर्बाद कर देगी। मैं शांतनु के लिए जो लड़की ला रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा नखरे वाली है। वो तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं कहाँ जाऊँ माँ जी? ये मेरा भी तो घर है। नीरज ने कहा था कि ये मेरा भी घर है। मैंने तड़प कर पूछा तो सास ने नफरत से देखते हुए कहा कि नीरज मर गया है और उसकी बातें भी उसके साथ ही मर गईं। ये घर मेरे पति का है। इस पर सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक है। तुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। मैं उनके कदमों में गिर गई थी
कि ऊपर वाले का वास्ता है माँ जी, ऐसा जुल्म मत करिए। मेरी चाची मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगी। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी। आप जो कहेंगी मैं वो सब करूंगी, पूरे घर का काम करूंगी, पर मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं शांतनु के सामने कभी भी नहीं आऊंगी। मुझे किसी भी कोने में पड़ा रहने दे। सास ने बेदर्दी से मुझे ठोकर मारकर दूर को हटा दिया कि ड्रामा बंद करो। नौकरानी रखेगी तो उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी, और तुझे रखूंगी तो तेरा मनहूस साया बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। सास उठाते हुए बाहर के दरवाजे तक ले आई। मैं रोती रही, चीखती रही, बिलखती रही, पर उसके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। उसने मेरे साथ मेरा छोटा सा कपड़ों का थैला बाहर गली में फेंक दिया और मुझे धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर गली की धूल में पड़ी हुई थी। मेरे घुटने छिल गए थे। दोपहर की कड़ी धूप मेरे सर पर थी और मैं नंगे पांव सड़क पर बैठी हुई थी। सामने वो दरवाजा बंद था जो कभी मेरा अपना घर था। मैंने उठकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोल दीजिए दरवाजा माँ जी, मैं कहाँ पर जाऊंगी? ऊपर वाले के लिए मुझे मत निकालिए। कोई तो मेरी बात सुन लो। मैं कई घंटे वहां पर खड़ी रही थी। मेरा गला भी बैठ गया। आंसू सूखने लगे। मोहल्ले के लोग गुजरते रहे, वो तमाशा देखते रहे। कुछ औरतें खिड़कियों से झांक झांक कर देख रही थी। सब जानते थे कि रूपाली यानी मेरी सास का व्यवहार कैसा है, इसलिए कोई भी बीच में पड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। शाम होने पर थी जब मोहल्ले के एक बुजुर्ग वेद साहब मंदिर से निकले। उन्होंने मुझे दरवाजे पर सर रखे हुए रोते देखा तो वो रुक गए थे। कुछ और लोग भी जमा हो गए। बेटी, क्या बात है? तुम बाहर क्यों बैठी हुई हो? वेद साहब ने बड़े प्यार से पूछा था। मैंने हिचकियों के बीच उन्हें सारी बात बता दी तो लोगों में चुगलियां शुरू हो गई। ये बहुत जुल्म है। विधवा बेटी को ऐसे कैसे निकाल सकती है? अरे रूपाली को क्या ऊपर वाले का डर नहीं है? वेद साहब ने आगे बढ़कर कुंडी खटखटा दी। रूपाली बहन, दरवाजा खोलो। काफी देर के बाद दरवाजा खुला। सास गुस्से में बाहर आई। भाई, क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने? मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है किसी को, पर ये घर का मामला नहीं है। ये जुल्म है। ये लड़की तुम्हारे स्वर्गीय बेटे की पत्नी है। उसका कानूनी हक है इस घर में। तुम इसको ऐसे सड़क पर नहीं फेंक सकती। अगर तुमने उसको नहीं रखा तो हम पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस का नाम सुनकर सास के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जानती थी कि नीरज की पेंशन वो गैर कानूनी तौर पर खा रही हैं, और अगर बात खुल गई तो वो फंस सकती हैं। उसने अपना पैंतरा बदल दिया। अरे, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इसको निकाल नहीं रही थी, बस घर में जगह कम है। मेरा बेटा आ रहा है और फिर मेहमान आएंगे, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कहीं और इंतजाम कर ले। तो फिर तुम ही तो कोई इंतजाम करके दोगी। ये खुद से कहाँ जाएगी? इसका बाप भी नहीं है, न भाई है। तो सबने फैसला सुनाया। मेरी सास कुछ लम्हे सोचती रही, फिर उनकी आंखों में मक्कार सी चमक उभर आई। ठीक है, अगर आप सबका यही इरादा है तो मैं इसको छत देने के लिए तैयार हूँ, पर ये मेरे घर में नहीं रहेगी। मेरे पति का वो पुराना मकान जो गांव के बाहर है, ये वहां पर जाकर रहे। पर लोग सन्नाटे में आ गए। वो मकान जिसको सब लोग सिखों वाला मकान, ये वहां पर जाकर रहे। पर लोग सन्नाटे में आ गए। वो मकान सालों से वीरान पड़ा हुआ था। वो जगह वो भूतों के साए के लिए मशहूर थी, और वहां पर दिन में भी कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। अरे रूपाली, वो तो खंडर बन गया है। वहां पर तो जानवर भी नहीं रहते। ये अकेली बच्ची वहां पर कैसे रहेगी? एक औरत ने डरते डरते कहा। सास ने अपने कंधे उचका दिए। बस मेरे पास यही जगह है। रहना है तो रहो, वरना जहां मर्जी है जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने नए घर में इस मनहूस की शक्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यही आखिरी बात है। वेद साहब और मोहल्ले वालों ने मुझे देखा। उनकी नजरों में हमदर्दी तो थी, पर वो भी मेरी सास से और बहस नहीं करना चाहते थे। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। चाचा के घर वापस जाने का मतलब मौत था, और सड़क पर रहने का मतलब इज्जत की मौत। तो मैंने आंसू साफ करे और धीमी आवाज में कहा कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है, मैं वहीं पर रह लूंगी। सास के होठों पर एक जालिम भरी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, अभी के अभी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वहां पर छोड़ आती हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें ठिकाना भी नहीं बताया। उसने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ लिया और मुझे लेकर गांव के बाहर की तरफ चल पड़ी। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। हम आबादी से दूर निकल गए थे। रास्ते में लोग हमें मुड़ मुड़कर देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ देर के बाद हम उस मकान के सामने खड़े हुए थे।
ये एक बहुत ही पुरानी इमारत थी, ऊंची-ऊंची दीवारें जो जगह-जगह से टूटी हुई थी, लकड़ी का भारी दरवाजा जो एक तरफ को झुका हुआ था और उसके चारों तरफ उगने वाली झाड़ियां उसकी वीरानी का पता दे रही थी। मेरी सास ने दरवाजे को धक्का दिया, वो चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। अंदर से चमगादड़ के उड़ने की आवाज आई और एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। ये है तुम्हारा महल, अब यहीं पर रहो और ऐश करो। उसने मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर बैठक में गिर गई। वहां पर हर तरफ सूखे पत्ते और मलबा बिखरा हुआ था। और सुन, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। नीरज की पेंशन मुझे मिलती रहेगी तो मैं महीने में एक बार तुझे राशन भिजवा दिया करूंगी। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो वो भी बंद कर दूंगी। उसने ये कहा और पलट गई। मैंने उसको रोकना चाहा, माँ जी, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है, यहाँ पर कोई नहीं है। वो रुकी नहीं। उसने जाते जाते बस इतना कहा कि अब तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो डर की आदत डाल ले। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी और मैं उस वीरान से खौफनाक और पुराने मकान की बैठक में अकेली रह गई थी। हवा से दरवाजे खड़क रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दीवारों से कोई मुझे झांक रहा है। रात का अंधेरा फैल चुका था और इस वीरान हवेली का सन्नाटा मेरे दिल की धड़कनों को और भी ज्यादा डरा रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी जो जगह जगह से टूटी हुई थी और उनसे आसमान का काला सिया रंग झांक रहा था। हवा जब इन टूटी हुई दीवारों के सुराखों से गुजरती तो ऐसे सरसराहट की आवाज पैदा होती जैसे कि कोई बोल रहा हो। मैं बैठक के बीचों बीच खड़ी हुई थी और मेरे पांव भारी हो गए थे। मैंने डरते डरते जमीन का सहारा लिया और वहीं पर बैठ गई। मेरे दिमाग में बचपन की वो सारी कहानियां घूम रही थी जो पापा सुनाया करते थे कि ऐसे वीरान घर में भूत हुआ करते हैं। पर फिर मुझे अपनी सास का चेहरा याद आ गया। मुझे लगा कि इंसानों का जुल्म उन भूत से कहीं ज्यादा खौफनाक है। मैंने अपने घुटनों में सर दे दिया और रोने लगी। नीरज, तुम कहाँ पर हो? देखो तुम्हारी चेतना के साथ क्या हो रहा है। तुम तो कहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। आज मुझे किस हाल में तुम छोड़कर चले गए हो। मेरी आवाज उस वीरान हवेली में गूंज उठी और वापस लौटकर मुझ तक आई। वहां कोई सुनने वाला नहीं था। रात जैसे तैसे डर और जागते हुए गुजरी। कभी किसी जानवर के भागने की आहट होती तो मेरा दिल हलक में आ जाता। मैं सारी रात सुबह होने का इंतजार करती रही। जब सुबह का सूरज निकला तो उसकी रोशनी ने मेरे डर को कुछ कम तो किया, पर एक नई मुसीबत मेरे सामने खड़ी कर दी थी। भूख पेट में चूहे दौड़ा रही थी। कल दोपहर से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने हवेली को देखा। ये सच में बहुत पुराना घर था, सिखों और अंग्रेजों के दौर का बना हुआ। कमरों में धूल की तह जमी हुई थी और छत पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। एक कमरे में मुझे कुछ टूटी हुई सी चारपाई और एक पुराना लकड़ी का मेज नजर आया। उसके ऊपर मिट्टी की तह थी और पास ही एक कोने में कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना जग पड़ा हुआ था। शायद ये मेरे ससुर के पापा का सामान था जो वो छोड़ गए थे। मैंने उस मेज को साफ किया और जग को देखा। वो खाली था पर साबुत था। मैंने सोचा कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो फिर पेट की आग बुझानी ही होगी। सास ने कहा था कि वो राशन भिजवा देंगी, पर मैं जानती थी कि उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और हिम्मत जमा करके उस हवेली के बाहर को निकल गई। गांव की गलियां जाग चुकी थी। मैं जिस गली से गुजरती लोग मुझे मुड़ मुड़ कर गौर से देखते। औरतें मुझे देखकर बातें करती। अरे ये तो वही है ना, रूपाली की बहू, बेचारी को घर से निकाल दिया है। हाँ, लेकिन सुना है कि मनहूस भी बहुत है, अपने ही पति को खा गई। ये इन बातों से मेरे दिल में दर्द उठता, पर मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं चलती हुई एक बड़े से घर के दरवाजे पर पहुंची। ये चौधरियों का घर लग रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी उम्र की औरत बाहर आई। क्या चाहिए? मांगने वाली हो तो आगे जाओ यहाँ से, यहाँ पर छुट्टा नहीं है। नहीं नहीं, मैं मांगने वाली नहीं हूँ। मुझे काम चाहिए, सफाई का, बर्तन का, कपड़े धोने का। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे बस काम दे दीजिए। उस नौकरानी ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर अंदर आवाज लगाई कि मालकिन एक लड़की काम मांग रही है। अंदर से एक भारी सी आवाज आई। उनके गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठियां चमक रही थी। उन्होंने मुझे नफरत से देखा कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया कि मेरा नाम चेतना है, मैं नीरज की विधवा हूँ जो एक्सीडेंट में। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उस औरत का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा तो तुम वो हो? तौबा तौबा, सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, पता नहीं अब दिन कैसा गुजरेगा। अरे हमने तेरे किस्से सुने हैं,
जिस पति ने तुझे सहारा दिया था, उसके लिए भी भारी साबित हुई थी। तो मेरे घर में तो छोटे बच्चे हैं, जवान बेटे भी हैं। मैं तेरी नहुसत अपने घर में नहीं ला सकती हूँ, जा यहाँ से। उन्होंने नौकरानी को इशारा किया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं दंग रह गई थी। पति की मौत का दुःख क्या कम था कि अब लोग मुझे कातिल और मनहूस समझने लगे थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से भी यही जवाब मिला था। तीसरे घर से भी धुतकार दिया गया। अब सूरज सर पर आ गया था। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे लगा मैं सड़क पर गिर जाऊंगी। पूरा गांव ही जैसे मेरे खिलाफ हो गया था। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार ही नहीं था। मैं अब थक हार कर एक दीवार के सामने बैठ गई थी। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है। इज्जत की रोटी कमाना भी अब जुर्म हो गया। क्या मैं चोरी करूं, क्या मैं भीख मांगूं? अभी मैं सोच ही रही थी कि सामने वाले घर का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर सख्ती थी, पर आंखों में वो नफरत नहीं थी जो बाकियों की आंखों में थी। उसने मुझे देखा और पास आई। तुम काम ढूंढ रही हो ना? मैंने देखा तुम्हें कई घरों से खाली हाथ लौटते हुए। मैंने जल्दी से आंसू साफ करे और खड़ी हो गई कि जी दीदी, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत ही मेहनती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। उस औरत ने अपना नाम रेखा बताया था। वो एक टेलर थी और अकेली रहती थी। देखो लड़की, मैं अमीर तो नहीं हूँ। मेरा घर भी छोटा सा है। मुझे सफाई और कपड़े धोने के लिए मदद चाहिए होती है, पर अब मेरी कमर में दर्द रहता है। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकती हूँ। दीदी, मुझे पैसों की नहीं, बस रोटी की फिक्र है। आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करें और जो थोड़ा बहुत ऊपर से दे सकेंगी मैं वो रख लूंगी। मैंने बेबसी से कहा था। तो रेखा ने कुछ सोचा और फिर सर हिला दिया कि ठीक है, पर काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुबह सूरज निकलते ही आ जाना और शाम तक काम करना होगा। अगर एक दिन की भी छुट्टी करी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। मुझे तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। मैंने फौरन से हामी भर ली थी। जी दीदी, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। ऊपर वाला आपका भला करे। मैं वापस उस वीरान सी हवेली की तरफ लौट गई थी। पेट अभी भी खाली था, पर उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। रास्ते में एक नल पर नजर पड़ी। मैंने वहां से पानी पीकर पेट की आग बुझाई और फिर हवेली में आ गई। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। बस सुबह सवेरे उठती और फिर रेखा दीदी के घर पर पहुंच जाती। काम सच में बहुत ज्यादा था। वो मुझसे पूरे घर का काम करवाती, कपड़ों के ढेर लगे हुए होते और खुद मशीन पर सिलाई करती रहती। दोपहर को वो मुझे रात की बची हुई रोटी और अचार दे देती। वो रोटी सूखी और सख्त होती, पर मेरे लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। ऊपर वाले का शुक्र करती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। उस बीच मेरी सास ने एक बार भी मुड़कर मेरी खबर नहीं ली थी। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। रेखा दीदी का व्यवहार भी कुछ नरम नहीं था। वो काम में जरा सी भी गलती पर मुझे बातें सुनाती। देख चेतना, ये कमीज सही से नहीं धुली है। साबुन के पैसे क्या बेकार में खर्च कर रही हूँ मैं? दोबारा से धो इसे। और मैं चुपचाप दोबारा से कपड़े धोने बैठ जाती। मेरे हाथ सर्फ और साबुन से फट चुके थे। उंगलियों में छाले पड़ गए थे। जिनमें साबुन लगता तो जान निकल जाती थी, पर मैं उफ तक नहीं करती। मैं जानती थी कि अगर ये नौकरी गई तो मैं भूखी मर जाऊंगी। शाम को जब मैं वापस अपनी हवेली लौटती तो मेरा जिस्म टूट रहा होता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो वीरान और डरावना घर अब मुझे अपना सा लगने लगा था। वहां पर कोई मुझे ताने देने वाला नहीं था। कोई भी मुझे मनहूस कहने वाला नहीं था। मैं उस टूटी फूटी सी मेज पर बैठती और अपने दिन भर की थकान को उतारती। मैंने उस हवेली के एक कमरे को रहने के काबिल बना लिया था। वही पुरानी चारपाई मरम्मत कर ली थी और साफ करके पानी का जग वहीं पर रख दिया था। बरसात का मौसम शुरू हो रहा था। आसमान पर काले बादल अक्सर छाए रहते थे। मुझे बारिश से डर लगता था, क्योंकि हवेली की छत टपकती थी और दीवारें कमजोर थी। एक दिन रेखा दीदी के घर काम ज्यादा था। मेहमान आए हुए थे। मुझे बर्तन धोते धोते रात हो गई। बाहर तूफानी हवा चल रही थी। दीदी, मैं अब जाऊं? मौसम भी खराब हो रहा है। मैंने डरते हुए पूछा। रेखा दीदी ने फिर से बाहर देखा। कहने लगी कि हाँ जाओ, पर कल को जल्दी से आ जाना। मेहमानों का नाश्ता भी बनाना है। मैं तेज कदमों से हवेली की तरफ भागी। हवा इतनी तेज थी कि मेरे कदम भी उखड़ रहे थे। जैसे ही मैं हवेली पहुंची तो बारिश का पहला कतरा मेरे चेहरे पर गिरा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। बारिश मूसलाधार शुरू हो गई थी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने हवेली को मजबूर कर दिया था। मैं अपने कमरे में जाकर छुप गई। छत से पानी टपक रहा था। मैंने जगह जगह बर्तन रख दिए
ताकि फर्श गीला न हो। अचानक से बिजली जोर से गरजी और पूरा कमरा रोशन हो गया। मुझे दीवारों में से अजीब सी आवाज आने लगी थी। ये ईंटों के सरकने की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऊपर वाले रहम कर, कहीं ये छत नहीं गिर जाए। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। बाहर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हवा की वजह से दरवाजे और खिड़कियां हिल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। मैंने देखा कि कमरे की एक दीवार में दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। ये वही दीवार थी जिसके साथ वो पुराना मेज रखा हुआ था। पानी उस दरार के अंदर जा रहा था और मिट्टी नरम पड़ रही थी। मैं डर की वजह से कमरे के दूसरे कोने में सिमट गई। मुझे नीरज बहुत ज्यादा याद आ रहा था। नीरज, काश तुम आज यहाँ होते तो मुझे इस तूफान का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। अचानक से शोर का धमाका हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज ऊपर से गिर गई है। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। धूल और मिट्टी का एक तूफान कमरे में उठा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मलबे के गिरने की आवाज आ रही थी। मेरा सांस रुक गया। मैं जिंदा हूं या नहीं? मैंने अपने हाथ पांव हिलाए। मैं ठीक थी, पर मेरे बिल्कुल सामने वो दीवार जिसका मुझे डर था, वो गिर चुकी थी। मलबे का ढेर लग गया था। बारिश का पानी अब सीधा घर के अंदर आ रहा था। मैं सारी रात उस कोने में बैठी हुई कांपती रही। नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बस सुबह के इंतजार में थी कि रोशनी हो और मैं देख सकूं कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश रुक गई थी। मैं हिम्मत करके उठी और उस गिरी हुई दीवार के पास गई। ईंट और मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। मुझे ये मलबा हटाना था, वरना चलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। मैंने दुपट्टा कमर में बांध लिया और मलबा हटाने लगी। मिट्टी बारिश की वजह से भारी हो गई थी। मेरे हाथ मिट्टी से सन गए थे। मैं एक एक ईंट उठाकर साइड में रख रही थी। अचानक से मेरा हाथ किसी सख्त सी चीज से टकराया। ये मिट्टी नहीं थी। मैंने मिट्टी को हटाया तो देखा कि एक छोटा सा मिट्टी का मटका है। इसका मुंह मिट्टी से बंद था। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। पापा की कहानी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। क्या ये वही है? क्या इसमें वो है जिसका जिक्र पापा हमेशा किया करते थे? मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने अपने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ मैं और ये वीरान हवेली थी। मैंने ध्यान से उस मटके को बाहर निकाला। वो काफी भारी था। मेरी थकान एकदम से गायब हो गई। उम्मीद का एक चिराग मेरे दिल में रोशन हो गया। मैंने कांपते हुए हाथों से मटके के ऊपर जमी हुई मिट्टी को साफ किया कि ऐ ऊपर वाले, अगर इसमें सच में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी तकदीर बदल जाए, तो मुझे उन लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मुझे रेखा दीदी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। पर फिर एक बात दिल में आ गई। अगर ये खाली हुआ तो अगर इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो? मैंने गहरी सांस ली और मटके को दोनों हाथों में पकड़ लिया। मेरा फ्यूचर अब इस मटके के अंदर बंद था। मैं उसको लेकर रोशनी में आई ताकि देख सकूं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन कानों में हथौड़े की तरह बरस रही थी। मिट्टी से लदा हुआ वो मटका मेरे सामने था। मैंने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों से उसके मुंह पर लगी हुई मिट्टी की सील हटाने की कोशिश करी। मेरे दिमाग में पापा की वो सब बातें गूंज रही थी जो वो बचपन में हमें सुनाया करते थे, कि कैसे बंटवारे के वक्त लोग अपनी दौलत दीवारों और जमीन में छुपाकर चले गए थे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बदकिस्मती के दिन अब खत्म होने वाले हैं और इस मटके के अंदर सोने के सिक्के होंगे जो मेरी जिंदगी बदल देंगे। आखिरकार मटके का मुंह खुल गया। मैंने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की और फिर धीरे से अपना हाथ मटके के अंदर डाला। मेरी उंगलियों को किसी सख्त धात की जगह सूखी हुई और खुरदरी चीज महसूस हुई। मैंने एक झटके के साथ उसे बाहर निकाल लिया और मटके को उल्टा करके देखा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें से सूखा हुआ भूसा निकला था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या मजाक है? मेरे मुंह से एकदम से निकला। मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। मैं वहीं मिट्टी के ढेर पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी कि मैं कितनी बेवकूफ थी ना, जो सपने देख रही थी। चेतना, तेरी किस्मत में सोना कहाँ? तेरी किस्मत में तो बस मिट्टी और धूल भरी है। अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती तो क्या मैं अनाथ होती? अगर मेरा नसीब अच्छा होता तो क्या चाची मुझे बेच देती और सास मुझे धक्के देकर घर से निकाल देती? मैंने मायूसी की हालत में वो मटका उठाया और पास ही मौजूद उस पुराने लकड़ी के मेज पर जोर से रख दिया। मेरा दिल कर रहा था कि चीख मार मार कर रोऊं, पर अब तो आंसू भी सूख गए थे। मैं सुबह से ही काम कर रही थी और अब थकान से मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। हलक में प्यास से कांटे चुभ रहे थे। मैंने मेज पर देखा, वहां पर भी वही पुराना सा जग पड़ा हुआ था जो मैं इस्तेमाल कर रही थी।
मैं पानी पीने के लिए आगे बढ़ी। मेरा ध्यान कहीं और था। आंखों में मायूसी और अंधेरे थे। जैसे ही मैंने जग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी कोहनी उस मटके से टकराई। एक जोरदार आवाज आई और मटका नीचे फर्श पर गिर गया और टूट गया। अरे ये क्या हुआ? अब ये गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। मैं बड़बड़ाती हुई नीचे झुक गई, पर जैसे ही मेरी नज़र फर्श पर पड़ी तो मेरा सांस हलक में अटक गया था। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। वो भूसा जो मटके के ऊपर भरा हुआ था, वो बिखर गया था और उसके नीचे फर्श पर सिक्के चमक रहे थे। मैंने अपनी आंखों को मसला कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ से एक सिक्का उठा लिया। वो काफी भारी था और उस पर पुराने जमाने की मोहर लगी हुई थी। ये बिल्कुल असली सोना था। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं फौरन से ऊपर वाले का शुक्र करने लगी। पापा की बात बिल्कुल सच निकली थी। उस वक्त के लोगों ने सच में अपनी दौलत छुपाई थी, जो कि मुझे मिली। पर चोरों से बचने के लिए उन्होंने ऊपर भूसा रख दिया था, ताकि अगर कोई देखे तो उसको बेकार समझकर छोड़ दे। मेरी मायूसी एक लम्हे में शुक्र में बदल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी वो सारे सिक्के समेट लिए। मेरा दामन सोने के सिक्कों से भर गया था। मैंने एक पुराना कपड़ा लिया और उन सिक्कों को अच्छी तरह से उसमें बांध लिया। मैं जानती थी कि ये राज मुझे फिलहाल राजी रखना है। मैंने वो पोटली अपने सीने से लगाई और सीधा शहर का रुख किया। शहर जाकर जब मैंने वो सिक्के दिखाए तो उसकी आंखें भी चमक उठी। उसने मुझे उन सिक्कों की बहुत भारी कीमत दी थी। जब मैं नोटों से भरे हुए थैले लेकर वापस उस वीरान हवेली में आई तो मुझे लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अगले ही दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने मजदूर बुलवाए और उस वीरान और भूत बंगले जैसी हवेली की मरम्मत शुरू करवाई। दीवारें दोबारा से बनवाई, छत पक्की हुई और आखिर में वहां रंग करवाया तो उस घर का नक्शा ही बदल गया था। गांव वाले हैरान और परेशान थे। वो लोग जो मुझे कल तक भिखारी समझकर धुतकार देते थे, अब रुक रुक कर उस हवेली को देखते। ये चेतना के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कहीं इसको कोई खजाना तो नहीं मिल गया? लोगों के बीच बातें होने लगी, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की। घर की मरम्मत के बाद मैंने शहर से कपड़ा मंगवाया और अपने घर के आगे की साइड में एक दुकान खोली। मेरा कारोबार देखते ही देखते चल निकला था। ऊपर वाले ने मेरे काम में ऐसा बढ़ावा किया कि मैं संभाल भी नहीं पा रही थी। अब मेरी बारी थी। मुझे वो सब कुछ वापस लेना था जो मुझसे छीना गया था। मेरे पास दौलत आ गई थी, पर मेरे दिल में अभी भी वो कांटा चुभ रहा था जो मेरी सास ने मुझे दिया था। नीरज की निशानी, उसकी पेंशन। मैंने एक वकील किया और अदालत के जरिए अपनी सास को नोटिस भिजवा दिया था। जब पुलिस और अदालत के ऑफिसर सास के घर पहुंचे और पेंशन के कागजात मांगे तो मोहल्ले में हंगामा मच गया था। सास ने बहुत शोर मचाया। ये मेरी बहू ने मुझ पर झूठा केस किया है। ये पैसे मेरे बेटे के हैं, पर कानून के सामने उसकी एक नहीं चली। कागजात पर मेरे साइन थे और मैं ही कानूनी वारिस थी। और अब तक की वसूल की गई रकम का हिसाब जब अदालत ने मांगा तो सास के होश उड़ गए थे। वो सारे कागजात मुझे वापस करने पड़े। ये सिर्फ कागजात नहीं थे, ये मेरी इज्जत थी। मोहल्ले वालों को अब यकीन हो गया था कि मैं सच्ची थी और मुझ पर जुल्म हुआ था। लोग मेरे पास आते और मेरी हिम्मत की दाद देते। बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें कितना गलत समझा था, पर तुमने बहुत सब्र किया। मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती। मेरी सच्चाई सबके सामने थी। ये सब मेरे सब्र का फल है जो मैंने सालों से किया। दूसरी तरफ सास के घर में खलबली मच गई। शांतनु की शादी हो गई थी और नई दुल्हन उस व्यवहार की नहीं थी कि सास के हुक्म को मानती। इसलिए हर छोटी छोटी बात पर उनके रोज झगड़े होते। एक दिन बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि शांतनु ने अपनी माँ का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। माँ, बस बहुत हो गया। मेरी पत्नी रोज रोज के कलेश से तंग आ गई है। आप इस घर से निकल जाइए। आपने चेतना भाभी के साथ जो किया था, ये उसी की सजा है। सास रोती रही, वास्ते देती रही कि मुझे घर से मत निकाल बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं अब कहाँ जाऊंगी। लेकिन बेटे ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया था। वो इसी तरह गली में खड़ी हुई थी जैसे कुछ साल पहले मैं खड़ी हुई थी। समय का पहिया घूम चुका था और इसी को कर्मा कहते हैं। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। फिर शाम के वक्त मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने नौकरानी को भेजा कि देखो जरा कौन आया है। तो वो वापस आई और बोली कि मालकिन, बाहर कोई बूढ़ी औरत आई है। वो बहुत बुरी हालत में है और आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर मैं बाहर गई तो देखा दरवाजे पर मेरी सासी खड़ी हुई थी। कपड़े मेले कुचेले से और बाल बिखरे हुए थे। साथ ही आंखों में शर्मिंदगी के आंसू दिख रहे थे। वो मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर गईं। चेतना बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने बहुत जुल्म किया।
मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है, पर ऊपर वाले के लिए मुझे यहाँ पर जगह दे दे। उसको इस हाल में देखकर मेरा दिल भर आया था। मेरा पुराना गुस्सा और नफ़रत एक लम्हे में पिघल गई। मुझे नीरज का वो चेहरा याद आ गया कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अगर वो जिंदा होता तो अपनी माँ को इस हाल में देखकर कितना दुखी होता। मैंने झुककर सास को कंधों से पकड़ लिया और उठाया। माँ जी, आप शर्मिंदा नहीं हो। आप नीरज की माँ हैं और नीरज की माँ मेरी माँ भी है। ये घर आपका ही है। मेरी ये बातें सुनकर सास फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी थी। तूने मुझे माफ कर दिया है, इतना जुल्म सहने के बाद भी? जी माँ जी, बदला लेकर मैं आप जैसी नहीं बनना चाहती हूँ, वरना आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं भी रहम करूं। मैं उनको अंदर लेकर आई, उनको नहलाया धुलाया और साफ कपड़े पहनाए। मैंने उनको घर के सबसे अच्छे कमरे में जगह दी। वो दिन रात रोती रहती और मुझसे माफ़ी मांगती रहती। उनका गुरूर, उनका घमंड अब सब मिट्टी में मिल चुका था और अब वो सिर्फ एक टूटी हुई बूढ़ी औरत रह गई थी। वक्त गुजरता गया, मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरे पास सब कुछ था, पर दिल में एक बेचैनी थी। मैंने सोचा कि अपनी दौलत को किसी अच्छे काम के मकसद के लिए इस्तेमाल करूं। मैंने अपनी हवेली के साथ वाली ज़मीन खरीदकर वहां पर एक अनाथ आश्रम बनवाया। आज उस अनाथ आश्रम में 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि जो मुझ पर बचपन में गुजरा था, जो ठोकर मैंने खाई थी, वो ये मासूम बच्चे भी खाते। मैं सारा दिन इन बच्चों के बीच गुजारती, उनकी पढ़ाई, उनकी परवरिश का ख्याल रखती हूँ। जब ये बच्चे मुझे आंटी कहकर पुकारते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मेरी सास बहुत बूढ़ी हो चुकी है, पर वो भी उन बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं। वो अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और फिर मेरी तरफ देखकर कहती हैं कि बेटी, तूने मुझे सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी, बल्कि मुझे इंसान बना दिया। तेरा सब्र जीत गया और मेरा जुल्म हार गया। मैं आसमान की तरफ देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। मुझे बादलों में नीरज का मुस्कुराता हुआ वही चेहरा नजर आता है। मुझे यकीन है कि वो जहाँ पर भी है, मुझे देखकर खुश होगा। जिंदगी ने मुझे बहुत मुश्किल मोड़ से गुजारा और सबक सिखाए हैं, पर सबसे बड़ा सबक यही था कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। ऊपर वाला कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब वो एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे और खोल देता है। बस शर्त ये है कि इंसान का यकीन पक्का हो और नियत साफ हो। आज मैं चेतना, एक अनाथ और विधवा होने के बावजूद भी बहुत अनाथों की माँ हूँ और यही मेरी पूरी दुनिया है। मेरी जिंदगी ने मुझे ये समझा दिया कि डर हमेशा अंधेरे से नहीं आता, डर अक्सर इंसानों के व्यवहार से पैदा होता है। जिन दीवारों से भूतों की कहानियां जुड़ी होती हैं, उनसे कहीं ज्यादा खौफनाक वो जुबानें होती हैं जो किसी बेसहारा को मनहूस कहकर तोड़ देती हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता है और वहीं से नई हिम्मत जन्म लेती है। मैंने सीखा कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, मेहनत और इज्जत से कमाई गई रोटी सबसे बड़ी दौलत होती है। सब्र आसान नहीं होता, वो रोज रोज टूटने और फिर खुद को समेटने का नाम है, लेकिन सब्र ही एक वो रास्ता है जो इंसान को बदले की आग से बचाकर इंसानियत की रोशनी तक ले जाता है। किस्मत ने मुझे दौलत दी, पर उससे पहले मुझे सहने की ताकत दी और वही असली परीक्षा थी। मैंने जाना कि ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। वो एक दिन जरूर सुनता है। जब वो एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते अलग खोल देता है। बस शर्त यही है कि नियत साफ हो और भरोसा कायम रहे। मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये था कि जीत सिर्फ पैसे से नहीं होती। जीत तब होती है जब इंसान जुल्म के जवाब में रहम चुन ले। जिसने मुझे तोड़ा था, उसे माफ करके मैंने खुद को भी जोड़ा। अगर आज मैं किसी की माँ बन पाई हूँ तो इसीलिए क्योंकि मैंने दर्द को नफरत नहीं बनने दिया। जिंदगी का सच यही है, जो इंसान मुश्किलों में भी इंसान बना रहे, वही अंत में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।